नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज जो कहानी, जो वाकया मैं आप सबको सुनाने वाला हूं, वो अगर हम ये कहें कि दुनिया के सबसे स्वार्थी इंसान की कहानी है या फिर सबसे स्वार्थी परिवार की कहानी है, तो भी शायद ये गलत नहीं होगा। और सिर्फ स्वार्थी ही नहीं बल्कि शातिर भी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जब पूरी कहानी आप सुनेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। तो और ज़्यादा इस कहानी के बारे में कोई भी बात रिवील न करते हुए सीधे शुरू से आपको पूरी बात बताता हूं। ये घटना है 9 जनवरी 2023 की, यानी 9 जनवरी 2023 की, इसी साल की। तेलंगाना में एक डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला है मेढक, और इसी मेढक ज़िले में एक सब डिवीज़न है टेकमाल मंडल, और इसी टेकमाल सब डिवीज़न में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है वेंकटपुर। तो इसी वेंकटपुर गांव के रास्ते पर 9 जनवरी को लोगों की नज़र एक अधजली कार पर पड़ी। ये कार सड़क के किनारे खड़ी थी और जलने के बाद अब धीरे धीरे बुझ रही थी। और जब लोगों ने ये मंज़र देखा तो लोग ऑब्वियसली आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो कार के करीब गए, पास गए, और ये देखकर वो चौंक गए कि कार की ड्राइविंग सीट पर जो ड्राइवर था, यानी कार का मालिक, वो भी जल गया था और उसकी लाश ड्राइविंग सीट पर जस की तस पड़ी हुई थी। देख के लगता था जैसे वो शख्स जो है गाड़ी से नीचे ही नहीं उतर पाया जब आग लगी। लोगों ने फौरन पुलिस को इत्तला दी। पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस ने इस मामले की छानबीन शुरू की, जांच शुरू की। सबसे पहले कार के नंबर से कार के ओनर के बारे में पता लगाया गया कि यह कार किसकी है, मालिक कौन है। तो पता चला कि ये कार जो है वो स्टेट सेक्रेटेरिएट में काम करने वाले एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी ASO की है, जिनका नाम है मोलत शर्मा। मोलत शर्मा की उम्र यही कोई 40-42 के आसपास रही होगी, और मोलत शर्मा की कार जो है वो इस हादसे का शिकार हुई थी। अब सीन ऑफ क्राइम को देखने से ये लग रहा था कि शायद हादसे का शिकार होने वाला बदनसीब आदमी मोलत शर्मा ही है, क्योंकि ऑब्वियसली अपनी कार की ड्राइविंग सीट पर वही बैठे होंगे, और ख़ासकर तब जब वो अकेले ट्रैवल करके कहीं जा रहे हों। और चूंकि ये घटना उन्हीं के गांव के पास हुई थी, तो ये सारी चीज़ें जो है एक दूसरे से लिंक कर रही थी, और ये लग रहा था कि इस हादसे में मोलत शर्मा ही उसका शिकार बने। इस बीच जब तक पुलिस ने ये जानकारी जुटाई, तब तक पुलिस ने उनके घर वालों को भी कांटेक्ट किया, और घर वाले भी मौके पर पहुंचे। और मौके पर आकर जैसे ही उन्होंने सीन ऑफ क्राइम को देखा, और ख़ासकर जली हुई लाश और लाश के साथ जली हुई कार, इसको जब लोगों ने देखा तो पूरे परिवार के लोग ज़ारो कतार रोने लग गए, फूट फूट कर रोने लग गए। अब उनकी रुलाई जो है इस बात का सबूत थी कि ये हादसा जो है मोलत शर्मा के साथ ही हुई है, और मोलत शर्मा वाकई जो है उनका कोई पता ठिकाना नहीं था। तो जाहिर है वो कार में जले हुए पड़े थे, तो पता ठिकाना होता भी कहाँ से। तो अब पुलिस जो है इस मामले की तफ्तीश जो है वो आगे करती रही कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ, और क्या कोई एक्सीडेंट के बाद ऐसा हुआ, या कोई गाड़ी में कोई टेक्निकल स्नैग रही। इन सारे चीज़ों के बारे में पुलिस पता कर रही थी। साथ ही पुलिस ने डेड बॉडी को रिकवर किया और रिकवर करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। इस बीच जब पुलिस डेड बॉडी को रिकवर करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवा रही थी, तब पुलिस की नज़र एक अजीब सी चीज़ पर पड़ी, जिसे देखकर पुलिस वालों का दिमाग घूम गया। कहने का मतलब ये कि पुलिस वालों का माथा ठनका। पुलिस ने ये देखा कि कार की ड्राइविंग सीट पर जो आदमी जलकर मर गया, उस आदमी के ऊपर से नीचे तक तो चलिए सब कुछ तकरीबन जलकर राख हो गया था, लेकिन जो उसके पांव थे, आग जो है वहां पहुंच नहीं सकी थी, और पांव अधजले हालत में रह गए थे, यानी पांव पूरी तरह जलकर राख नहीं हुए थे। अब इन पांवों पर जब पुलिस की नज़र गई तो पुलिस ये देखकर चौंक गई कि पांव जो है वो किसी मजदूर के लग रहे हैं। कहने का मतलब ये कि आमतौर पर मज़दूर जो खुले में काम करते हैं, मिट्टी में दिन भर रहते हैं, तो उनके पाँव जो है आप समझ सकते हैं कि थोड़े डिफरेंट होते हैं। इतने सॉफ्ट और टेंडर किस्म के पैर नहीं होते जैसे दफ्तर में काम करने वाले लोगों के होते हैं, जो हमेशा सॉक्स पहने हुए हैं, शूज़ पहने हुए हैं। मज़दूरों के पाँव थोड़े कटे फटे होते हैं, थोड़े चौड़े होते हैं, और रफ़ जिसे हम कहते हैं उस तरह के पाँव होते हैं। ये एक फैक्ट है। तो पुलिस ने जब वो पाँव देखे तो पुलिस ने ये नोटिस किया कि पाँव तो मजदूर के लग रहे हैं
और ऑब्वियसली ऊपर जो कपड़े हैं और हुलिया है वो मोलत शर्मा का ही लग रहा है। तो ये बात जो है पुलिस को हैरान कर रही थी। इसके बारे में हालांकि पुलिस ने मोलत शर्मा के घर वालों को कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन पुलिस के दिमाग में ये बात रही कि उन्हें इसका पता लगाना है कि ये डेड बॉडी वाकई मोलत शर्मा की है या नहीं है, क्योंकि पुलिस को अब खटका हो चुका था। और इसी के बाद पुलिस ने जो है न सिर्फ अपनी सजगता बढ़ा दी उस पूरे इलाके में, मोलत शर्मा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने लगी, बल्कि ये जो टेकमाल मंडल है सब डिवीज़न जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जहाँ पर ये लाश मिली थी, गाड़ी मिली थी, उस मंडल की पुलिस ने आसपास के इलाके के जितने पुलिस स्टेशन हैं उन सबको अलर्ट कर दिया, ये बताते हुए कि वो मोलत शर्मा नाम के एक आदमी जो है उनका सस्पेक्ट है, जिसे कहते हैं ना कि संदिग्ध लाश, संदिग्ध डेड बॉडी जो है एक कार में जली हुई हालत में मिली है, लेकिन उन्हें शक है कि ये लाश शायद मोलत शर्मा की नहीं है। तो इसीलिए बाकी पुलिस टीम से भी ये कहा गया कि वो थोड़े अपनी निगरानी बढ़ाएं, और मोलत शर्मा की तस्वीरें वगैरह अरेंज करके पुलिस ने बाकी पुलिस स्टेशन को भी भिजवाया कि इस आदमी को अगर कहीं दिखे, कहीं मिले तो उसके बारे में इन्फॉर्म करें। पुलिस की ये जो खुफिया तरीके से तफ्तीश थी, ये जो जांच थी, उसने बहुत जल्दी रंग दिखाया और पुलिस को निज़ामाबाद से एक सीसीटीवी फुटेज मिला। इस सीसीटीवी फुटेज में वही मोलत शर्मा जिंदा नजर आ रहा था जिस मोलत शर्मा की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, यानी कार में जलने से मौत हो गई थी। अब ये कैसे हो सकता था? जाहिर है मोलत शर्मा इसका मतलब जला नहीं था, उसकी मौत नहीं हुई थी। शक तो खैर पुलिस को पहले ही हो गया था जब उसने सीन ऑफ क्राइम का मुआयना करके डेड बॉडी को रिकवर किया था, क्योंकि पांव मजदूर के नजर आ रहे थे। अब जब निज़ामाबाद के सीसीटीवी फुटेज में मोलत शर्मा दिखा तो पुलिस जो है और अलर्ट हो गई, और पुलिस को अब ये बात कंफर्म हो गई कि वो आदमी जिंदा है जिसे दुनिया मरा हुआ समझ रही है, या जो खुद को दुनिया की नज़रों में मरा हुआ दिखाना या बताना चाहता है। पुलिस ने अब अपने मुखबिरों का जाल बिछाया, और साथ ही जहां पर वेंकटपुर गांव में वो रहता है उस जगह पर भी जो है पुलिस ने अपनी निगरानी और बढ़ा दी। और इसका पॉजिटिव इफेक्ट ये हुआ कि एक तो पुलिस की तफ्तीश से वो जो मोलत शर्मा था वो तो खैर डरा हुआ था ही, और उसने क्या किया, जब उसको पता चला कि पुलिस जो है और ज़्यादा इन्वेस्टिगेट कर रही है, उसके बारे में जानकारी जुटा रही है, तो उसने चुपके से अपने घर जाकर अपने घर वालों से मिलने का फैसला किया। और जैसे ही वो आदमी अपने घर पहुंचा, मेढक के उसी टेकमाल मंडल के वेंकटपुर गांव में, पुलिस की जो टीम सादे लिबास में वहां पहले से तैनात थी, उसने मोलत को धर दबोचा, यानी पकड़ लिया। यानी उस आदमी को पुलिस गिरफ्तार करने में, पकड़ने में कामयाब हो गई, जो कुछ रोज़ पहले कार एक्सीडेंट में दुनिया की नज़रों में मर चुका था, झुलसकर जिसकी जान जा चुकी थी। तो अब ये बात साफ हो गई कि वो मौत जो है वो नॉर्मल मौत नहीं थी, एक्सीडेंट नहीं थी, बल्कि वो एक ख़तरनाक साजिश थी, क्योंकि जिस आदमी के मरने का शक था वो जिंदा था, और कार में एक ऐसे आदमी की लाश पड़ी थी जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। तो अब इसके बारे में अगर कोई जानकारी दे सकता था, बता सकता था, तो वो मोलत शर्मा और उसका परिवार ही दे सकता था। अब पुलिस ने मोलत से सख्ती करने का फैसला किया, क्योंकि वो मर्डर का सस्पेक्ट था, एक्यूज्ड था, और जब उससे सख्ती की तो एक बड़ी दहलाने वाली कहानी सामने आई। ये कहानी आप सबको सुननी चाहिए, और ये कहानी वाकई आप लोगों को चौंकाएगी, हैरान करेगी। ये पता चला कि मोलत ने अब से कुछ समय पहले तक अपने नाम 7 करोड़ 40 लाख रुपए का बीमा करवाया था, और अलग अलग कंपनियों से ये इंश्योरेंस उसने करवाया था, और सबके प्रीमियम जो है वो भर रहा था। अब इतनी बड़ी रकम का बीमा कोई अगर एक इंडिविजुअल करवाता है अपने नाम से, तो यहाँ पर अपने आप में जो है वो शक बहुत गहरा जाता है। और यहाँ तो खैर शक क्या, पुलिस को यकीन ही हो गया था कि मर्डर जो है इस घटना के पीछे है, कोई एक्सीडेंट नहीं है। तो इसीलिए मोलत शर्मा से जब पूछताछ हुई तो ये पता चला 7 करोड़ 40 लाख का बीमा उसने करवाया था, और इस बीमे की रकम को वो हड़पने के लिए उसने ये कत्ल की साजिश रची थी। और साजिश के तौर पर उसे एक ऐसे आदमी की तलाश थी जिसकी वो जान ले सके, जिसकी वो हत्या कर सके, और जिसे वो अपना रूप देकर खुद को मरा हुआ दुनिया की नज़रों में दिखा सके। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उसकी इस साजिश में
सिर्फ अकेला वो या उसके एक दो करीबी लोग शामिल थे ऐसा नहीं है, बल्कि उसका तकरीबन पूरा का पूरा परिवार इस मर्डर केस में शामिल था। यानी जो उसकी बीवी है मोलथ नीला, वो इस मामले में शामिल थी। उनका 17 साल का नाबालिग बेटा वो इस मर्डर केस में शामिल था, उसे इसके बारे में जानकारी थी। मोलथ की बहन जिसका नाम है तेजावंत सुनंदा, वो इस मर्डर केस में इन्वॉल्व थी। और तेजावंत का जो भाई बेटा है श्रीनिवास, वो भी इस केस में शामिल था। यानी मोलथ का भांजा श्रीनिवास भी इस केस में शामिल था। यानी देखा जाए तो पूरा का पूरा परिवार इस साजिश में, इस खतरनाक कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व था। अब इस तरह की नौबत क्यों आई? बीमे की रकम इस तरह से हड़पना क्यों था? हत्या उन्होंने कैसे की? अब ये कहानी सामने आनी बाकी थी। तो पुलिस ने मोलथ को तो खैर हिरासत में ले ही रखा था। धीरे धीरे उसके पूरे परिवार के जितने एक्यूज्ड हैं सबको पुलिस ने गिरफ्तार किया और पुलिस की छानबीन में पूरी कहानी तब सामने आई। ये पता चला कि ये जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है सेक्रेटेरिएट में मोलथ, उसे शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने का बड़ा शौक था, चस्का था। ट्रेनिंग उसकी कुछ नहीं थी, उसे आइडिया ज़्यादा नहीं था, लेकिन वो शेयर मार्केट से रातों रात अमीर बनना चाहता था। इसी सिलसिले में उसने साल 2018 में कुछ पैसे जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए थे, लगाए थे, और उसका एक बढ़िया रिटर्न उसे मिला था। और जैसे ही बढ़िया रिटर्न मिला तो उसका ये जो चस्का है, ये जो शौक है, ये और ज़्यादा बढ़ गया। इसके बाद वो रातों रात अमीर बनने के लिए कोविड-19 का जो फेज़ चल रहा था हमारे देश में, उस दौरान यानी 2020, 21, 22, उस दौरान जो है उसने शेयर मार्केट में बहुत सारा पैसा लगाया। और ये पैसा उसने अपनी जेब से नहीं लगाया, बल्कि अलग अलग लोगों से, अलग अलग एजेंसी से, बैंक से उधार लेकर उसने ये पैसे लगाए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उसने 84 लाख रुपए, 84 lakhs रुपीज़ उसने शेयर मार्केट में लगा दिए। और जैसा कि अक्सर होता है, पहले प्रॉफिट होता है और जब आदमी लापरवाही से इस ट्रेड में उतरता है तो फिर अपना सब कुछ गंवा देता है। तो उसके 84 लाख रुपए शेयर मार्केट में डूब गए। उसे अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो जिन लोगों से रुपए ले चुका है उन्हें क्या जवाब दे, क्योंकि वो बहुत हेवी डेट में, बहुत भारी कर्ज में फंस चुका था। फिर उसने तय किया कि वो इस कर्ज मुक्ति के लिए पूरी प्लानिंग करेगा, और प्लानिंग के तहत उसने परिवार के सारे लोगों को अपने आइडियाज़ जो है वो शेयर किए। और उसी के तहत फिर उसने अलग अलग कंपनी से बीमा की राशि, बीमा जो है अपने नाम पर करवाना, इंश्योरेंस अपने नाम पर करवाना शुरू किया। और इस तरह नवंबर 2022 यानी 2022 तक उसने अलग अलग इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ली, जिसका टोटल सम जो है वो 7 करोड़ 40 लाख रुपीज़ का बनता था। अब इतनी बड़ी रकम वो हासिल उसको करना था और इसके लिए उसे साजिश रचनी थी, अपनी मौत दिखानी थी। जब तक जिंदा रहता तब तक तो ये रकम मिल नहीं सकती थी। तो इसके बाद उन्होंने इस पूरे मर्डर को प्लान किया, और मर्डर प्लान करने के बाद 8 और 9 तारीख की दरमियानी रात को वो अपने भांजे यानी बहन के बेटे श्रीनिवास के साथ कत्ल के लिए शिकार की तलाश में निकल गया। इसके बाद ये लोग पहुंचे हैदराबाद पहुंचने के बाद वहाँ एक रेलवे स्टेशन है नामपल्ली रेलवे स्टेशन के पास से इन दोनों ने, मतलब श्रीनिवास ने और मोलथ ने, एक मजदूर अंजैया को पिक किया और उसे ये कहा कि वो उसे कुछ काम दिलाएगा, और बड़ा झांसा दिया, उल्टी सीधी तमाम तरह की कहानियाँ सुनाई और ये बताया कि काम मिलते ही वो माला माल हो जाएगा, तमाम तरह की बातें समझाई। तो मजदूर बेचारा काम की तलाश में भटक रहा था, गरीब आदमी, वो इनकी बातों में आ गया और इनके साथ हैदराबाद के नामपल्ली से वो गाड़ी में बैठकर रवाना हो गया। उसे नहीं पता था कहाँ जाना है, एग्जैक्टली क्या काम करना है, तमाम तरह की कहानियाँ ये मामा भांजे उसको सुना रहे थे। और ये दोनों उसको लेकर आ गए निज़ामाबाद में उन्होंने अंजैया को जमकर शराब पिलाई, क्योंकि शराब पीने के बाद जब इंसान जो है इंटॉक्सिकेटेड कंडीशन में होता है, यानी नशे में होता है, तो उसको काबू करना, उससे ज़्यादती करना, उसे मारना थोड़ा आसान हो जाता है। तो इन दोनों ने अंजैया को उठाया और निज़ामाबाद लेकर आए, वहाँ जमकर शराब पिलाई, और अब वो इस मौके की तलाश में थे कि वो किसी सूरत में इसकी हत्या कर दे, इसका कत्ल कर दे। लेकिन तभी कहानी में एक ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट ये आ गया कि इतने दूर तक आगे बढ़ने के बाद मामा और भांजे ने ये रियलाइज़ किया, ये महसूस किया कि वो जिस अंजैया को उठाकर लाए हैं, जिस मज़दूर को उठाकर लाए हैं,
हत्या तो इसकी की जा सकती है, लेकिन इसका हुलिया जो है वो मोलत शर्मा के हुलिये से मिलता नहीं है। अब मोलत के हुलिये से जब मिलता नहीं है, अगर मान लीजिए कल को हत्या करके लाश जला भी दी जाए और हुलिया अगर रिजेंबल न करता हो तो फिर ये राज खुलने का डर है। तो ये चीज़ हालांकि इन्होंने बहुत बाद में रियलाइज़ किया और निज़ामाबाद पहुंचने के बाद जब कत्ल का वक्त आया, ऐन मौके पर उन्होंने अपना प्लान चेंज कर दिया और प्लान चेंज करके उन्होंने अंजैया को दारू पिलाकर, शराब पिलाकर वहीं निज़ामाबाद में ड्रॉप कर दिया और एक तरह से देखा जाए तो उसको भगा दिया और फिर अगले शिकार की तलाश में निकल गए। यानी अंजैया मौत के मुंह में जाते जाते बाल बाल बच गया। किस्मत उसकी अच्छी थी कि उसका हुलिया जो है वो मोलत से नहीं मिल रहा था। तो अब इसके बाद उन्होंने नए शिकार की तलाश शुरू की और निज़ामाबाद रेलवे स्टेशन के पास से इसके बाद उन्होंने एक और मजदूर को पिक किया जिसका नाम था बाबू। बाबू का ओवरऑल जो अपीयरेंस है, जो हुलिया है, वो मोलत से ज़रूर मिलता जुलता था, लेकिन एक चीज़ थी जो मोलत से नहीं मिलती थी और वो था बाबू के सिर में घने बाल का होना। मोलत जो है वो गंजा था, यानी बॉल्ड हेडेड था, उसके सिर में बाल नहीं थे, जबकि बाबू के सिर पे ठीक ठाक बाल थे। अब दोनों मामा भांजा आपस में ये सोचने लगे कि बाबू की तो वो हत्या कर देंगे, लाश भी जला देंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन मेरे सिर में बाल नहीं है और इसके सिर में बाल हैं, इससे इसका तोड़ या इसका तरीका क्या हो सकता है। तो फिर दोनों ने बातों ही बातों में उसको इस बात के लिए राज़ी किया, बाबू नाम के उस मज़दूर को, कि वो एक नया काम करने जा रहे हैं, मजदूरी उसको बढ़िया मिलेगी, चलो हमारे साथ। और फिर नया काम करने के बहाने उसने कहा कि चलो फिर अगर नए काम की शुरुआत हो रही है तो क्यों नहीं किसी मंदिर में जाके पूजा अर्चना किया जाए और तुम्हारे बाल जो हैं वहाँ मुंडवा दिए जाए ताकि नए काम की शुरुआत अच्छे तरीके से हो। और आप जानते हैं साउथ इंडिया में मंदिरों में बाल दान करने की एक परंपरा रही है शुरू से ही और उसे बहुत पवित्र तरीके से देखा समझा भी जाता है। तो ये जो मज़दूर है बाबू, ये इस मामा भांजे की बातों में आ गया और वो फिर मामा भांजा इसको लेकर गए बसारा नाम की एक जगह पर। वहाँ पर एक मंदिर में इसके बाल भी मुड़वा दिए। इस बेचारे को ये भी नहीं पता था कि अब से कुछ देर बाद उसका कत्ल होने वाला है और उसी कत्ल की तैयारी स्वरूप मंदिर में लाकर उसके बाल मुड़वाए जा रहे हैं। खैर, इसके बाद वक्त गुजरता रहा और 9 तारीख को फिर वो वक्त भी आया जब ये लोग उसी अपने घर के पास मेढक ज़िले के टेकमाल मंडल के वेंकटपुर गांव के रोड पर पहुंचे और उस रोड पर पहुंचने के बाद उन्होंने बाबू की हत्या करने का फैसला कर लिया। यानी वो घड़ी आ गई जब उन्हें उसका कत्ल करना था। कत्ल की साजिश के तहत बाबू को पहले उन्होंने कार से नीचे उतारा और नीचे उतारने के बाद अपनी कार के सामने कुछ देर के लिए खड़ा होने के लिए कहा। अब बाबू को इनकी बातें शुरू में थोड़ी संदेहास्पद यानी सस्पिशियस लग तो रही थी, शक तो हो रहा था, लेकिन जब शक होता है तो इंसान दोनों तरह से सोचता है। कभी वो शक करता है, कभी वो खुद ही अपने शक को जो है वो रिजेक्ट करता है, ये कहते हुए कि नहीं नहीं ये जेन्युइन लोग हैं। तो उसके मन में ये कशमकश थी बाबू के मन में। और बाबू नाम के उस मजदूर को जब इन दोनों ने कहा कि कार के सामने खड़े हो जाओ तो उसका शक जो है वो थोड़ा ज़्यादा गहरा हो गया और उसे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग कुछ नेगेटिव या मेरे साथ कुछ बुरा करने वाले हैं। और इसके बाद उसने भागने की कोशिश की और इनको कन्फ्रंट किया। लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाते, देखिए प्लानिंग इनकी यही थी कि कार से टक्कर मारकर जान ले और फिर उसकी लाश जलाए। लेकिन कार के सामने जब उससे खड़ा होने के लिए कहा तो उसको शक हो गया और जब शक हो गया तो उसने फिर वहाँ खड़ा होने से मना कर दिया। इस पर इनको लगा कि अब शिकार हाथ से निकल सकता है। गाड़ी में उन्होंने शार्प एज्ड कुल्हाड़ी रखी हुई थी, उस कुल्हाड़ी से श्रीनिवास और मोलत ने मिलकर उस पर हमला किया और सिर पर घातक चोट मारी, घातक वार किए और बहुत सीवियर इंजरी की वजह से बाबू नाम के उस मजदूर की वहीं वेंकटपुर गांव के रास्ते पर मौत हो गई। अब इनके पास वक्त कम था, जल्द से जल्द उस लाश को ठिकाने लगाना था और ठिकाने भी ऐसे लगाना था जिससे उसे देखकर लगे कि मौत जो है किसी और की नहीं बल्कि मोलत की ही हुई है। तो इसीलिए ड्राइविंग सीट पर फौरन उन्होंने उस डेड बॉडी को ले जाकर फिक्स किया, बिठाया और गाड़ी से ही पेट्रोल निकालकर उस गाड़ी के ऊपर डाला, डेड बॉडी के ऊपर डाला और आग लगा दी और फिर दोनों वहाँ से गायब हो गए। इसके बाद की कहानी आपको पता है, कैसे डेड बॉडी पुलिस ने रिकवर की और कैसे कैसे मामले की तफ्तीश आगे बढ़ी। हुलिये को लेकर यानी अपीयरेंस को लेकर वो इतने पर्टिकुलर थे कि उन्होंने पहले आदमी जिसको उठाया था मारने के लिए उसको फ़िल्टर कर दिया, उसकी जान नहीं ली। दूसरे आदमी जिसको उठाया उसका हुलिया भी पूरी तरह नहीं मिल रहा था तो उसके बाल मुड़वा दिए। लेकिन तकदीर का खेल
कहें या ऊपर वाले का निज़ाम कहें, जो कहना है कहें, हुलिये की वजह से ही जो है ये केस खुल गया, क्योंकि हुलिये का ही एक हिस्सा पाँव भी होता है और वो पाँव जो है जब पुलिस ने देखा जो जले नहीं थे और वो पाँव मजदूर के नज़र आए, तो फिर पुलिस को ये बात समझ में आ गई कि वो तफ्तीश तो एक ऑफिसर की मौत की कर रहे हैं, लेकिन पाँव जो है वो मजदूर के नज़र आ रहे हैं जो जलकर इस कार में मरा है। तो फिर वहाँ से पुलिस को क्लू मिला और उसके बाद इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करके पुलिस ने सॉल्व कर लिया। तो ये थी पूरी कहानी तेलंगाना से, और इसकी तारीख और तमाम ब्यौरे का जिक्र मैंने आपसे किया। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि इस कहानी को सुनकर आपको लगेगा कि शायद ये दुनिया के सबसे शातिर और स्वार्थी लोगों का परिवार और स्वार्थी लोगों की कहानी है, तो मुझे लगता है कि आप इस बात से कन्विंस्ड होंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि ऐसी कहानियाँ पहले सुनने या देखने में नहीं मिली, फेक डेथ के किस्से बहुत हैं, लेकिन फिर भी जितनी बार कोई इंसान अपने स्वार्थ की खातिर किसी दूसरे बेगुनाह इंसान की जान लेता है, तो उसके बारे में सोचकर या जानकर मन में यही ख्याल आता है। तो खैर, आज की कहानी यहीं तक, लेकिन इस सिलसिले को ख़त्म करने से पहले मैंने जो कहानी आपको कल सुनाई थी, जिसमें महाराष्ट्र के एक हस्बैंड वाइफ की कहानी थी, उस कहानी पर जो लोगों ने कमेंट किया है उनमें से कुछ कमेंट्स मैं पढ़ रहा हूँ और कुछ लोगों के नाम भी पढ़ना चाहता हूँ। हो सरना हमारी दर्शक हैं, उन्होंने कमेंट किया है एवरीडे, उन्होंने उस घटना से रिलेटेड कमेंट किया है। तो खैर एग्जैक्टली ये कमेंट मैं यहाँ नहीं पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि उससे जो स्टोरी मैंने आपको प्रीवियसली सुनाई थी एक दिन पहले, वो स्टोरी रिवील हो सकती है। मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग उस स्टोरी को मिस कर गए हैं तो उसे क्राइम तक के वीडियो सेक्शन में जाकर स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाकर उस स्टोरी को देख और सुन सकते हैं। तो खैर होसन्ना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कमेंट के लिए। अर्चना रोगडे जी ने भी कमेंट किया है और उन्होंने कहा है हेलो सर, गुड डे, मिस यू सर। लेकिन मिस यू की वजह मैं समझ नहीं पाया अर्चना जी, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी रेगुलर अभी अपने वीडियोज़ के साथ आप सबके सामने हाजिर हो रहा हूँ, तो इसीलिए आई होप हो सकता है कि आपने कुछ एक एपिसोड स्किप कर दिए हों, मिस हो गया हो, तो प्लीज़ उससे देखिए। क्राइम तक के वीडियो सेक्शन में स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वो दिखेगा। मोहम्मद ताजुद्दीन जी का भी कमेंट आया है और उन्होंने लिखा है कि औरत एक मुजस्समा है, उसको समझना नामुमकिन है। खैर ताजुद्दीन साहब, ये आपका अपना कमेंट है, मैं इस तरह के जनरल कमेंट को एंडोर्स नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये बड़ा, जिसे कहते हैं ना, सेक्सिस्ट कमेंट भी है। इस तरह से आप सारी महिलाओं को जो है एक ही नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे मेरी बड़ी विनम्रता से मैं आपसे नाइत्तफाकी करना चाहूँगा। किन्नरी शाह जी का भी कमेंट आया है, इन्होंने लिखा है गोल्डन रूल ऑफ पेरेंटिंग इज़ डू अनटू योर चिल्ड्रन एज यू विश योर पेरेंट्स हैड डन अनटू यू। ठीक है, इन्होंने पेरेंटिंग पर जोर दिया और कहा है कि अपने बच्चों में अच्छे संस्कार देना, और जो माँ बाप ने हमें सिखाया वो हम अपने बच्चों को सिखाएं, ये हम सारे लोगों का फ़र्ज़ है। सुरजीत सोही जी ने कमेंट किया है, उन्होंने हे वाहे गुरु लिखा है। मनोज प्रभाकर जी रेगुलर लिसनर हैं, हमारे कमेंट करते हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। विनोद बीरखानी जी का कमेंट आया है, लखनऊ पबजी केस के बारे में वो जानना चाहते हैं। मेरे मन में उस केस को लेकर क्यूरियोसिटी है विनोद जी, लेकिन उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है मैं जुटाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी तक मिल नहीं पाया है। शहबाज शेख हमारे एक दर्शक हैं, इन्होंने कहा है कि सर आपका ऑटोग्राफ कैसे मिलेगा मुझे। तो खैर दोस्त, अब तो ऑटोग्राफ का ज़माना रहा नहीं, अब तो फोटोग्राफ और सेल्फी का ज़माना है। कभी अगर आपका चक्कर नोएडा की तरफ लगे तो तशरीफ़ ले आइएगा, मुलाकात हो जाएगी। बहुत स्वागत है आपका। इकराम आलम जी ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। मामूनी बोरगोहां रेगुलर कमेंट करती हैं, बहुत आपका इस्तकबाल करता हूं, मैं स्वागत करता हूं। फाल्गुनी कुशवाहा जी ने भी अपनी बात रखी है। शीतल शर्मा जी, और इन्होंने करेक्ट किया है और मैं वाकई थैंक यू कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि अब शहर का नाम औरंगाबाद नहीं बल्कि छत्रपति संभाजी नगर है, तो बिल्कुल मैं वही कहूँगा शीतल जी, ये मतलब मिस्टेक है, प्लीज़ कंसीडर दैट। रेखा भट्ट जी ने भी अपनी बात रखी है, बहुत स्वागत आपका। अकरम ख़ान साहब, शमीम अहमद साहब, सलीम अहमद साहब, कन्हैया गुरु लफड़ेबाज, क्या आईडी है, इन्होंने भी कमेंट किया है। संजीव कुमार जी ने भी अपनी बात रखी है। नारायण राज जी का कमेंट आया है। स्वादिर बहार बांग्ला के नाम से एक आईडी है, उन्होंने थोड़ी मजाकिया लहजे में एक कमेंट किया है। सुनील कुमार जी ने भी अपनी बात रखी है। मिस्टर उमेश भूंया, ये हमारे होम स्टेट झारखंड से हैं, बहुत स्वागत आपका। राधा कृष्ण जी ने भी कमेंट किया है। रतन विश्वकर्मा जी हैं। शशि हिंदू के नाम से कमेंट है। फौजिया खान का भी कमेंट आया है। एबी गेमिंग के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया, बहुत स्वागत आपका। मेरा नाम बोल दीजिए, इन्होंने बताया है कि मेरा नाम अजय दास है और मैं असम से हूँ, बहुत बहुत स्वागत आपका। एबी गेमिंग के हमारे जो भी दर्शक हैं। दीपक छांगेल साहब ने भी कमेंट किया है।
और यूज़र समथिंग के नाम से एक आईडी है, नाम डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो नहीं पढ़ पाऊँगा। प्रवीण कुमार जी हैं, प्रणव माथुर जी हैं, विजेंद्र सिंह जी हैं, भूराराम जी हैं, इनका असल में नाम है भावेश कुमार, जोधपुर से हैं और इन्होंने भी अपनी बात रखी है। हृदय के नाम से एक आईडी हैं और इन्होंने बड़ा जिसे कहते हैं कि धार्मिक तरीके से एक ख़तरनाक कमेंट किया है जिसे मैं यहाँ दोहराना या पढ़ना नहीं चाहूँगा। राम बुद्धा ने भी कमेंट किया है और मनीष कुमार मांडवी जी और मुकेश वर्मा जी और प्रेम रानावत जी, इन्होंने भी अपनी बात रखी है और इन्होंने कहा है कि राजस्थान की स्टोरी सुना है। तो खैर इस तरह से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। सारे लोगों के कमेंट और नाम एट वन गो पढ़ना संभव नहीं है, लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि इस सिलसिले को बरकरार रखिए, क्योंकि यही एक तरीका है हम लोग एक दूसरे से बात कर पाते हैं और एक दूसरे को कम्युनिकेट कर पाते हैं। अदरवाइज़ वीडियो में आकर अपनी स्टोरी सुनाना और उसे समाप्त करके चले जाना मेरे लिए जो है वो एक ईजी टास्क है, लेकिन इससे जो जुड़ने और एक दूसरे से आपसे और मेरी जो बातचीत का जो सिलसिला है उसका जो एहसास है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, इस स्टोरी पर अपनी राय दीजिए। आप सबके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं फिर किसी नई कहानी, नए वाक़े के साथ आप सबके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।